अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की तीसरी पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक बुक का नाम है और बुक का पहला चैप्टर जो है वो है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप इस पाठ के अंतर्गत हम जो है वो लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और पाठ की शुरुआत में ही लोकतंत्र के बारे में कुछ व्यंग्य दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। एक विद्यार्थी के द्वारा एक अध्यापक से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार उसका जवाब देती है, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, अब इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है कि कोई भी सरकार जो है वो लोकतांत्रिक कैसे है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, ठीक है, शासन के बारे में अंतर कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आ जाएंगे। ठीक है, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन सी चीज़ है जो दूसरी व्यवस्थाओं से इसे बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप आ जाइए, लोकतंत्र क्या है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की परिभाषा साथ ही अध्यापक और छात्र के बीच में क्या चर्चा हो रही है उसे भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे पता चलेगा कि वास्तव में लोकतंत्र का क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले देखिए लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पे कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो आप देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र में सरकारें जो हैं वो दो प्रकार की बता रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी है आपकी गैर लोकतांत्रिक सरकारें, है ना। सबसे पहले देखिए कि परिभाषा की ही ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, परिभाषा की ज़रूरत क्यों। आगे बढ़ने से पहले आइए, सबसे पहले एक मेधावी छात्रा है मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वो क्या आपत्ति लगा रही है, वो देखिए आप। वे लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका का नाम है लिंगदोह मैम, यानी मैटिल्डा लिंगदोह है। उसके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं तो कक्षा के अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरी छात्रा है और वो अपनी मैम से क्या पूछ रही है। वो ये कह रही है कि मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र के मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले हमने व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, ठीक है, और अब हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम इस काम को पहले ही हमें कर लेना चाहिए था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब, क्या ऐसा करना ठीक नहीं होता? तो मैम ने क्या जवाब दिया, लिंगदोह है मैम क्या कहती है। देखो, मैरी का कहने का मतलब ये है, मैरी ये पूछना चाह रही है कि हम अब क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लेना चाहिए, है ना। हमें पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लेना चाहिए था, तो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैडम क्या कहती है, तुम्हारी बातों में दम है, ठीक है, तुम्हारी
बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के लिए पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जान सकते हैं। तो फिर मैरी ने पूछा कि फिर परिभाषा की ही ज़रूरत क्यों है? तो मैडम बोलती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है बच्चों, जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। ठीक है, तो लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है ना? क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। फिर एक और स्टूडेंट है रिबियांग क्या कहता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक है, क्या है? लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, और हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो मैडम क्या कहती है स्टूडेंट को? मैडम कहती है, लिंगदो मैडम कहती हैं कि मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे यह भी परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही परिभाषा सर्वोत्तम है। हमें किसी चीज़ को इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं। हमें इस चीज़ को सही नहीं मानना चाहिए। उसके लिए हमें खुद से विचार करना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, एक और स्टूडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछा है। योलांदा क्या कहता है कि मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, इम्पोर्टेंट शब्द आ गया, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ठीक है, क्या कह रहा है? योलांदा ने कहीं पढ़ा है डेमोक्रेसी वर्ड के बारे में, और डेमोक्रेसी शब्द जो है वो यूनानी शब्द है, और ये डेमोक्रेशिया शब्द से, यानी डेमोक्रेशिया यूनानी शब्द है और उसी से आपका डेमोक्रेसी शब्द आया है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ क्या बताया है? लोग। और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। समझ में आया? यूनानी भाषा का शब्द है डेमोक्रेशिया, और डेमोक्रेशिया शब्द जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। तो डेमोस का मतलब यहाँ लोग है और क्रेशिया का मतलब शासन है, यानी लोगों का शासन। ठीक है, इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। तो फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा योलांदा ने। आइए मैडम क्या जवाब देती है, देखिए। लिंगदो मैडम कहती है कि इस सवाल पर विचार करने का ये भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता।
शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रही है। समय और प्रयोग के साथ साथ शब्द का अर्थ भी बदलता जाता है। आप कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, ये कंप्यूटिंग अर्थात गणना से बना है और मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। मुश्किल गणनाओं को सरलता इजी से कर ले, ऐसा यंत्र कंप्यूटर कहलाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई ऐसे इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग आप जानते ही हैं, लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, सुनने, फिल्में देखने, इन सब चीज़ों में, संगीत बनाने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ इनका अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैरी क्या कहती है इसके अंदर? मैरी कहती है, मैडम आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी कोई अच्छी सी परिभाषा गढ़नी होगी। फिर मैडम क्या कहती है? मैडम कहती है, एकदम सही, इसलिए आओ अब हम ये काम कर ही डालें, यानी एक सुंदर सी परिभाषा हम तैयार करें। क्या लिखा है आप देखिए, आइए लिख दो मैडम की बात को गंभीरता से ले और कलम, बारिश, प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश और हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव ने हमें क्या क्या सिखाया? आइए सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर हम फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है। यानी जो हमने वर्ड पढ़ा ना, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, है ना? लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए एक सरल परिभाषा से शुरुआत हम कर सकते हैं। क्या है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, फिर से देखिए, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। यानी सब कुछ पावर जो है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में, है ना? फिर आप देखिए, यह एक उपयोगी शुरुआत है और ये परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है ना? फिर इसके बाद देखिए आप म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। यानी म्यांमार का जो राजा है, म्यांमार का जो शासक है, उसको लोगों ने नहीं चुना है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। यानी जिनका आर्मी पर कंट्रोल था, सेना पर कंट्रोल था, वही देश के शासक बन गए। यानी उसको जनता ने नहीं चुना। तो म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। शासक अपना डिसीजन स्वयं लेगा, क्योंकि उसको लोगों ने नहीं चुना, इसलिए वो लोगों की परवाह भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर आप देखिए, पिनोशे चिले का है, लोकतांत्रिक शासन नहीं है ये। पिनोशे चिले का शासक है, लेकिन ये एक तानाशाह है जिसने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले रखी है और समस्त डिसीजन खुद लेता है, क्योंकि इसे जनता ने नहीं चुना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर राजतंत्र है। तो पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। तो जो
आप समझिए कि राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, राजतंत्र में राजा का शासन चलता है और राजा वंशानुगत होते हैं, है ना। उनका जनता से कोई संबंध नहीं होता क्योंकि जनता उसे नहीं चुनती। लेकिन लोकतंत्र में जो शासक चुना जाता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। फिर देखिए आप सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं। तो यहाँ पर भी राजतंत्र है, शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक मिल गया। तो ये राजतंत्र कहलाता है, जहाँ राज परिवार या वंश के आधार पे राजा चुने जाते हैं और वंशानुगत प्रणाली है यहाँ। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। ठीक है, हर सरकार चाहे वे लोकतांत्रिक हो या न हो, पर खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को हम जानेंगे। तो हम तब तक इसके बारे में नहीं डिसीजन ले सकते जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है ना। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। रिबियांग स्टूडेंट है, आपने पढ़ा था इसके बारे में भी। और रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया कि किसने क्या कहा। वे चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी है। तो देखिए कौन कौन सी उक्तियाँ हैं। सबसे पहली उक्ति लिखी है इसने, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शासक आप बन जाने का अधिकार देता है। क्या कह रहा है? लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शासक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। फिर क्या कहती है? व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को ज़रूरी बनाता है। बिल्कुल सही लग रहा है ना। न्यायप्रियता ही है जो लोकतंत्र को संभव बनाती है। हमारा जनमत ऐसा होना चाहिए जिसमें न्याय मिलता हो, लोगों के साथ न्याय होता हो। अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान ही लोकतंत्र को ज़रूरी बनाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को लोकतंत्र में रहकर न्याय मिल रहा है तो वो लोकतंत्र उसके लिए अच्छा है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका राजा कैसा होना चाहिए, आपका शासक कैसा होना चाहिए। अगर आप राजतंत्र के अनुसार ढलते हैं तो आपके लिए राजतंत्र अच्छा है, और अगर आप जनतंत्र के हिसाब से ढलते हैं तो आपके लिए लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोकतंत्र में बुराइयों को ख़त्म करने का अधिकार दिया है, गलतियों को ख़त्म करने का अधिकार दिया है। हमारे लोकतंत्र की अच्छाई ये है कि हम उसे फिर से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र की ये जो परिभाषाएं, ये जो कोटेशंस रिबियांग ने तैयार की है वो वास्तव में सही है और समझने योग्य हैं।